हेलो मेरे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा है कि बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। तो आज हम लोग पॉलिटी के सेक्शन में संसद के भाग 3 मतलब संसद का जो पार्ट 3 है। पहला पार्ट लोकसभा, दूसरा पार्ट राज्यसभा और थर्ड पार्ट जो है आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं, वह है कार्य संचालन एवं विधायी प्रक्रिया। तो इससे बहुत सारे प्रश्न हर एक एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो आज हम कोशिश करेंगे कि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है, लेकिन क्या करें, चीज़ों को समझना ज़रूरी है तो समय देना ही पड़ेगा। तो चीज़ों को समझने के लिए समय दीजिए और भरोसा रखिए कि जो आगामी एग्ज़ाम है उसमें आने वाले प्रश्न आपके पढ़े हुए चीज़ों से ही आएंगे। तो इसीलिए आप अपनी तैयारी को पुरजोर मेहनत के साथ कीजिए और अच्छे से कीजिए, निरंतर अपना बनाए रखिए, लिंक मत तोड़िए, रेगुलर वे में चलते रहिए। इससे फ़ायदा होता है कि आपकी निरंतरता बनी हुई रहती है, कंसंट्रेशन का लेवल एक अच्छे जगह पे पहुंच जाता है, जिससे कि चीज़ें परमानेंटली माइंड में स्टोर हो जाता है। तो ज़्यादा लेक्चर नहीं देंगे ये सब अब हम शुरू करते हैं। संसद में इससे पहले हम लोग ने राज्यसभा लोकसभा दोनों को पढ़ा है। लोकसभा के क्वेश्चन बचे हुए हैं, उसको करा देंगे हम आगामी एग्ज़ाम से पहले ही। तो इसको हम नेक्स्ट शुरू करते हैं कि क्या है ये। ठीक है, संसद की कार्य संचालन एवं विधायी प्रक्रिया, इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं और अक्सर क्वेश्चन यहीं पे फंस जाते हैं। जो भी क्वेश्चन आपका फंसने वाला रहेगा वो इसी के इर्द गिर्द आके फंसेगा, क्योंकि यहाँ पे आर्टिकल और अनुच्छेद जो हैं वो क्या होते हैं, कुछ घुमावदार हो जाते हैं। ठीक है, तो इसको अगर अच्छे से समझ लिया तो संसद का लोकसभा राज्यसभा तो कुछ है नहीं उसमें ज़्यादा, वो तुरंत हो जाएगा। इसको समझिए और इससे जितने क्वेश्चन आते हैं उसको लगा लीजिए। आशा है कि आगामी एग्ज़ाम में आपको इससे बाहर कुछ नहीं पूछा जाएगा। तो इसी के साथ शुरू करते हैं, क्या है ये कार्य संचालन और विधायी प्रक्रिया। स्टार्ट कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। संसद उच्चतम विधायी संस्था है। क्या है संसद, क्या है? सबसे पहला बात लिखा हुआ है कि संसद है क्या। क्वेश्चन आ सकता है संसद है क्या, तो पहला ही लाइन में दिया है कि यह एक विधायी संस्था है। ठीक है, यह क्या है, एक विधायी संस्था है। तो संविधान में संशोधन का अधिकार संसद को प्राप्त है। संविधान में जो संशोधन होगा वो अधिकार किसको प्राप्त है, संसद को प्राप्त है। संविधान में संशोधन कौन कर सकता है, तो संसद कर सकती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संसद संविधान के किसी भी भाग को संशोधित कर सकती है। इस पे एक लंबा डिबेट चला है विकास दिव्यकीर्ति सर का, आर्टिकल 13 और 368 के। तो एग्ज़ाम के बाद हो सके तो उस डिबेट को आप लोग देखिएगा, बहुत अच्छा सर किए हैं। ठीक है, मैं खुद उसको देखा हूँ 2 बार, आप लोग को भी कहूँगा कि एक बार ज़रूर उसको देखिए, इससे समझ बन जाएगी आपकी। तो 368 के तहत वह किसी भी भाग में संशोधित कर सकती है। संसद के दोनों सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल होना चाहिए, ये बेसिक चीज़ें हैं। 6 माह से अधिक का समय नहीं होना चाहिए। ठीक है, लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, ये सब, ठीक है, ये सब आदि संसद के अधिकारी कहलाते हैं। ठीक है, ये सब क्या कहलाएंगे, संसद के अधिकारी कहलाएंगे। कोई संसद सदस्य 60 दिन तक बिना सूचना के अनुपस्थित रहेगा तो उसकी सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी। ठीक है, कोई भी संसद का सदस्य अगर 60 दिनों तक बिना सूचना के सदन की कार्यवाही में भाग नहीं लेता है तो उनकी सदस्यता को क्या कर दिया जाएगा, समाप्त कर दिया जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 105 में सदस्य के विशेष अधिकार एवं उन्मुक्ति का निर्धारण करता है। तो 105 में सदस्य के विशेष अधिकारों का प्रावधान किया गया है। डायरेक्ट आर्टिकल पूछा जा सकता है कि संविधान के अनुच्छेद 105 में क्या है। ठीक है,
या फिर संसद के विशेष अधिकार एवं उन्मुक्तियों को किस आर्टिकल के तहत रखा जाता है? 105। 253 के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय संधि को संपूर्ण भारत में या किसी भाग में लागू करने के लिए संसद राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना सकती है। यानी कि 253 ये कहता है कि अगर संसद चाहे तो अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है, इंटरनेशनल लेवल पर कोई संधि हो रहा है तो उस आधार पर राज्य सूची, यानी कि जो बॉर्डर के समय में या कोई कंपनी आ रही है उसमें कुछ संशोधन करना चाहे तो अंतर्राष्ट्रीय संधि के संबंध में वो संशोधन कर सकती है, उस पर कानून बना सकती है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय समझौते को प्रभावी बनाने के लिए संसद राज्य सूची के विषय पर क्या कर सकती है? कानून बना सकती है। ठीक है, संसद का अध्यक्ष किसी सदन को बोलने से रोककर अन्य को बोलने के लिए कह सकता है। संसद का जो अध्यक्ष होता है वह किसी को, अगर कोई बोल रहा है तो उसको रोक सकता है और दूसरे को बोलने के लिए कह सकता है। ठीक है, यह बैठ जाना कहलाता है। ठीक है, यह बैठ जाना कहलाता है। ये टर्मिनोलॉजी है, संसद के जो कार्यवाही होती है उसकी कुछ कुछ टर्मिनोलॉजी है, उसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, उससे क्वेश्चन हमेशा आ जाते हैं, डायरेक्ट पूछा जा सकता है। उसके बाद देखिए, सदन के किसी सदस्य द्वारा जिस दल से चुनकर आया है उसका त्याग कर दूसरे दल में शामिल होना पक्ष त्याग, क्या है? पक्ष त्याग कहलाता है। क्या कहलाता है? पक्ष त्याग कहलाता है। नाम से ही पता चल रहा है, पक्ष त्याग कहलाता है। मतलब कि कोई दल अब कांग्रेस से जीता, ठीक है, कांग्रेस के पार्टी से टिकट लिया और वह जीत गया, तो जीतने के बाद वो क्या कर रहा है? बीजेपी में जाके मिल गया। ठीक है, अगर बीजेपी में वो मिल गया तो वो क्या कहलाएगा? पक्ष त्याग कहलाएगा। क्या कहलाएगा? पक्ष त्याग कहलाता है। ठीक है, यही पक्ष त्याग है। अब देखिए शून्यकाल, 0 आवर क्या होता है कि भारतीय संसद में संसदीय व्यवस्था की देन है। 0 आवर क्या है? भारतीय संसदीय व्यवस्था की देन है। ठीक है, यह भारतीय संसद की देन है। यह अधिकतम 1 घंटे का हो सकता है। यह अधिकतम कितने घंटे का हो सकता है? 1 घंटे का हो सकता है। लोकसभा में उसका समय प्रश्नकाल के बाद सामान्यतः दोपहर 12 बजे अपराह्न 1 बजे तक होता है। यह समय पूछा जाता है कि लोकसभा में इसका काल कब आएगा, तो प्रश्नकाल के बाद जो है शून्यकाल का समय आता है। ठीक है, अनुच्छेद 109(1) के अनुसार क्या कह रहा है कि धन विधेयक लोकसभा में पुनः स्थगित नहीं किया जा सकता, स्थगित किया जा सकता है। पुनः स्थगित क्या किया जा सकता है? किया जा सकता है लोकसभा में, राज्यसभा में नहीं। ठीक है, लोकसभा में किया जाएगा लेकिन राज्यसभा में नहीं किया जा सकता है धन विधेयक के मामले में। कोई विधेयक जिसमें केवल व्यय लिखित है और अनुच्छेद 110 में विनिर्दिष्ट कोई विषय उसमें शामिल नहीं है तो उसे क्या कहेंगे? तो उसे संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ किया जा सकता है अगर धन विधेयक नहीं है तो। ठीक है, 110 के अनुसार धन विधेयक अगर नहीं लिखा है किसी भी विधेयक पर तो वह क्या कर सकता है? संसद के किसी भी सदन में वह विधेयक को पेश किया जा सकता है। लेकिन अगर धन विधेयक रहे तो वह सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे पेश किया जा सकता है? वह लोकसभा में पेश किया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं पेश किया जा सकता है। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है, लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा भी पारित माना जाता है। ठीक है, लोकसभा द्वारा पारित माना जाता है। यदि लोकसभा अगर पारित कर दिया तो उसे राज्यसभा भी पारित माना जाता है एक तरह से, क्योंकि राज्यसभा को इस मामले में ज़्यादा शक्ति नहीं होती है। यदि उस पर राज्यसभा द्वारा 14 दिन तक कार्यवाही नहीं की जा सकती है। ठीक है, 14 दिन तक, उससे ज़्यादा उस पर राज्यसभा द्वारा 14 दिन तक कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती है। लोकसभा द्वारा विचार किए
जाने के विचार के लिए भेजे गए धन विधेयक को राज्यसभा 14 दिन तक रोक सकती है। कितना दिन तक रोक सकती है? 14 दिन तक रोक सकती है। याद रखिएगा, ये सब चीज़ डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछा जाएगा, देखिएगा अभी। अनुच्छेद 108 के अनुसार संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का आयोजन। 108 को भी याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। संयुक्त अधिवेशन का यह क्या है, बुलाया जाता है किस अनुच्छेद के तहत? तो वह आर्टिकल 108 है। जब किसी धन विधेयक, ठीक है, धन विधेयक को छोड़ दे, जब किसी धन विधेयक, ठीक है, जब किसी धन विधेयक को संविधान संशोधन के अतिरिक्त, ठीक है, किसके अतिरिक्त? धन विधेयक और अनुच्छेद 368 के तहत, धन विधेयक तथा अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन का मामला हो, तो उस पर क्या किया जा सकता है? उस पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए दोनों सदनों में मतभेद हो तो क्या कर सकते हैं? संविधान संशोधन में संयुक्त अधिवेशन का कोई प्रावधान नहीं है। जब मामला संविधान संशोधन का आएगा तो उसमें संयुक्त बैठक का कोई मान्य नहीं है। संविधान संशोधन के मामले में राज्यसभा को अलग से पारित करना पड़ेगा, राज्यसभा को अलग से पारित करना पड़ेगा और लोकसभा को अलग से पारित करना पड़ेगा। दोनों को अलग अलग पारित करवाना पड़ेगा, तभी संविधान। इस पे संयुक्त बैठक का कोई दायित्व नहीं है, मतभेद हो सकता है, ठीक। अनुच्छेद 118(4) के अनुसार लोकसभा का अध्यक्ष संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करेगा। क्वेश्चन आता है कि लोकसभा के संयुक्त बैठक का अधिवेशन का संयुक्त बैठक का अध्यक्षता कौन करेगा? तो लोकसभा के अध्यक्ष करेंगे, ठीक है। कौन करेंगे? लोकसभा के अध्यक्ष करेंगे। अब तक 3 बार दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जा चुकी है। अब तक कितना बार बुलाया जा चुका है? 3 बार बुलाया जा सकता। प्रथम वर्ष 1961 में प्रथम दहेज निरोध विधेयक पर बुलाया गया था। 78 में द्वितीय संयुक्त बैठक बैंकिंग सेवा आयोग के लिए बुलाया गया था, ठीक है। और तीसरा विधेयक कब बुलाया? 2002 में, ठीक है। तृतीय संयुक्त बैठक कब बुलाया गया था? 2002 में आतंकवाद निरोध विधेयक के लिए बुलाई गई थी। कोई कानूनी विधेयक संसद के दोनों सदनों में से किसी एक सदन में के पटल पर रखा जा सकता है। कोई भी कानूनी विधेयक कहाँ रखा जा सकता है? संसद में से किसी एक सदन के पटल पर रखा, यानी लोकसभा या राज्यसभा में कहीं भी रख सकते हैं। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष करेगा, ठीक है। इसका निर्णय कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष करेगा। भारत के लोकसभा और भारत के लोक वित्त पर संसद के नियंत्रण के लिए संसद के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत किया जाता है। देखिए, लोक वित्त पर संसद के नियंत्रण के लिए क्या किया जाता है? संसद के समक्ष वित्तीय विवरण प्रस्तुत किया जाता है। भारत की संचित निधि से धन निकालने के लिए विनियोग विधेयक पारित किया जाता है। अगर संचित निधि से पैसा निकालना है तो विनियोग विधि का विधेयक को पारित करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, संविधान के अनुच्छेद 116 के अनुसार विनियोग विधेयक को पारित न होने की स्थिति में जब संघ सरकार को धन की आवश्यकता होती है तो लोकसभा को लेखानुदान के माध्यम से निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से अग्रिम निधि प्रदान किया जाता है। किसके अथी से? अगर विनियोग विधेयक पारित नहीं हुआ तो पैसा कहाँ से आएगा? तो लेखा अनुदान के माध्यम से आएगा, ठीक है। और एक निश्चित समय अवधि के दौरान आएगा और उसे क्या होता है कि अग्रिम, यानी कि समय से पूर्व पहले ही पैसा उसको केंद्र सरकार को मिल जाती है, ठीक है, की शक्ति प्राप्त होती है, ठीक है। अग्रिम निधि की शक्ति प्राप्त होती है। अब देखिए क्या कह रहा है कि भारतीय संसद का सचिवालय, भारतीय संसद का क्या है? सचिवालय सरकार से स्वतंत्र होता है, ठीक है। अब आप लोग हमको कमेंट में बताइए कि भारतीय संसद के सचिवालय का अध्यक्ष कौन होता है, ठीक है।
आप लोग बताइए। भारतीय संसदीय व्यवस्था संसदीय समितियों के माध्यम से प्रशासन पर नियंत्रण रखता है। किस पे रखता है? संसदीय समितियों के माध्यम से नियंत्रण रखता है। तो ये हमारा था इसका नोट्स, ठीक है। अब हम लोग इसके प्रश्नों को देखेंगे, ठीक है। प्रश्नों को देखते हैं। चलिए तैयार हो जाइए, कमर कस लीजिए, कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और तैयार हो जाइए। थोड़ा मज़े से पढ़िए, मज़े से, अच्छे से, एकदम टेंशन नहीं लेना है, आराम से पढ़ना है, ठीक है। एकदम मज़े से पढ़ना है। क्वेश्चन है 95 IAS का। ये पहला क्वेश्चन ही दे दिया झटका वाला पहला क्वेश्चन ही क्या है? झटकेदार क्वेश्चन है। चलिए ऑप्शन देखते हैं और क्या कह रहा है वो देखते हैं, ठीक है। भारतीय संसद, राज्यसभा 250 से अधिक सदस्य क्या हो सकता है? 250 से अधिक सदस्य हो सकता है। राज्यसभा में 12 नाम निर्देशित और 238 में 38 से अनधिक राज्यों और संघ शासित क्षेत्र के प्रतिनिधित्व, ठीक है। और लोकसभा में देखिए 552 से अनधिक सदस्य, 530 के से अनधिक राज्यों के प्रतिनिधित्व और 2 से अनधिक नाम निर्दिष्ट एंग्लो इंडियन, ठीक है। तथा 10 नहीं, एक्स है। एक्स पूछ रहा है कि एक्स अंकित स्थान पर निम्नलिखित में से किसका ठीक होगा, रखना ठीक होगा। तो सीधे पढ़ते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। वे वित्त मंत्री, ठीक है, वे मंत्री जो संसद के सदस्य नहीं हैं, जिन्हें अपना पद संभालने के बाद 6 माह के भीतर अपना निर्वाचन सदस्य के किसी सदन के लिए करवाना आवश्यक है। नहीं, ये नहीं होगा। 20 से अनधिक नाम निर्दिष्ट सदस्य, ये भी नहीं होगा। संघ राज्य क्षेत्र से, इसमें सबका जिक्र है लेकिन संघ राज्य क्षेत्र का जिक्र नहीं है। तो संघ राज्य क्षेत्र के 20 से अनधिक प्रतिनिधि, ठीक है। ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक। सी, ऑप्शन नंबर सी, देखिए ऑप्शन नंबर सी। इसके डिस्क्रिप्शन को पढ़िए। प्रश्न काल में लोकसभा के 552 से अनधिक सदस्य में से 530 से अनधिक राज्यों के प्रतिनिधि, 20 से अनधिक संघ राज्य क्षेत्र के प्रतिनिधि और 2 अनधिक राष्ट्रपति द्वारा नामित एंग्लो इंडियन, ठीक है, आंग्ल भारतीय हो सकते थे, ठीक है। संविधान के 104वां संविधान संशोधन 2019 द्वारा 334 में संशोधन कर लोकसभा और राज्यसभा की विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधि को नामित करने का प्रावधान पूर्णतः निर्धारित समय सीमा 70 वर्ष से आगे न बढ़ाते हुए निष्प्रभावी कर दिया है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 87 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति अभिभाषण देता है कब? भारत का राष्ट्रपति अभिभाषण कब देगा? तो संसद के दोनों संयुक्त बैठक में, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन में, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त सत्र में, एक साथ संवेद संसद के दोनों सदनों में एक साथ जब आएगा तो पहला अभिभाषण उन्हीं का होगा, ठीक है। एक साथ 87 के अनुसार दिया गया है कि भारत का राष्ट्रपति लोकसभा के लिए प्रत्येक साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र के आरंभ में और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में एक साथ संवेद संसद के दोनों सदनों में अभिभाषण देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए राष्ट्रपति के अभिभाषण के बारे में आप लोग पढ़ चुके हैं, तो दोनों कथन आमने सामने हैं। देखिए इन दोनों को, राष्ट्रपति लोकसभा के साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है,
सही बात है, अभी हम लोग पढ़े हैं। राष्ट्रपति अपने अभिभाषण में संसद को उसके आह्वान के कारणों से सूचित करता है। ऐसा है? ऐसा है, बताइए ऐसा है क्या? क्वेश्चन नंबर 3 है, ऐसा है? बिल्कुल है, दोनों कथन सही है। दोनों कथन क्या है? सही है। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। ठीक है, अभी हम लोगों ने देखा कि राष्ट्रपति पहला सेशन निर्वाचन हुआ, नया लोकसभा का गठन हुआ, तो पहला अभिभाषण देगा दोनों सदनों के बीच में। और दूसरा क्या कह रहा है कि प्रत्येक वर्ष के प्रारंभ सत्र में, यानी कि बजट सत्र जो शुरू होता है प्रारंभ में, उसमें अभिभाषण देगा। राष्ट्रपति अपने अभिभाषण में संसद को उनके आह्वान के कारणों को सूचित करता है। बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा? चलिए देखते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से क्या कथित है? राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। होता है? मेरे ख्याल से तो नहीं होता है। संसद राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनेगी, ये सही है। ये जो है ये सही है। ठीक है, ये भी सही है और ये भी सही है, क्योंकि यहाँ पे क्या लगा हुआ है? ना ही लगा हुआ है। संसद सदस्य नहीं होता होगा, बिल्कुल सही होगा। संसद का क्या होगा? अंग है। संसद का अंग कौन कौन है? राष्ट्रपति हो गया, प्लस लोकसभा प्लस राज्यसभा, ये तीनों मिलकर के क्या बनाती हैं? संसद बनाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा? बी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। राष्ट्रपति संसद का हिस्सा नहीं होता है। सही है? हिस्सा होता है। ठीक है, हिस्सा होता है। संसद का हिस्सा होता है। ऑप्शन बी, ये सही है। संसद का हिस्सा होता है और संसद में बैठता है नहीं। रायसीना की पहाड़ी पर बैठल रहता है। संसद में वोट दे सकता है? नहीं दे सकता है। इसका आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा है? बी, करेक्ट ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद का निर्माण निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? जन्य राष्ट्रपति लगा टिक मार दीजिए। ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति। ठीक है, भारतीय संसद बनती है किन से? मारिए राष्ट्रपति जहाँ है देख के, लोकसभा राज्यसभा और राष्ट्रपति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारतीय संसद में शामिल होते हैं, फिर वही क्वेश्चन, लोकसभा राज्यसभा और राष्ट्रपति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संसद किन से मिलकर बनती है? लोकसभा राज्यसभा राष्ट्रपति। मारिए 1 2 3, ऑप्शन नंबर जिसमें हो 1 2 3 लगा दीजिए। 1 2 3 ऑप्शन नंबर ए में ही है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। भारतीय संसद में निम्नलिखित में से कौन शामिल है? कौन शामिल है? वही होगा। देखिए यहाँ पे देखिए, ट्रिकी क्वेश्चन, उलझा दिया क्वेश्चन को, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, फंस जाइएगा नहीं तो दिक्कत होगा, कहिएगा बताया नहीं। देखिए ऑप्शन नंबर डी को देखिए। ऑप्शन नंबर राष्ट्रपति एवं दोनों सदन। दोनों सदन का मतलब क्या हो जाएगा? एगो में हो जाएगा लोकसभा, एगो में हो गया लोकसभा, दूसरा में कौन सी हो जाएगा? राज्यसभा। क्या हो जाएगा? राज्यसभा। तो हो गया राष्ट्रपति प्लस लोकसभा राज्यसभा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से विचार करिए, संसद का गठन चिन्हित करता है किनको? इसमें भी मारिए राष्ट्रपति लोकसभा। ऑप्शन नंबर सी, टिक कर दे। चलिए भारतीय संसद में निम्न में से कौन सम्मिलित होते हैं? वही लोकसभा राज्यसभा राष्ट्रपति। ठीक है, देख लीजिए, जहाँ पे मिले मार दीजिए। हमको तो 1 नंबर ऑप्शन पे दिख रहा है, आप लोग देख लीजिएगा और मार लीजिए इसको टिक। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। भारतीय संसद के घटक कौन है? वही लोकसभा राज्यसभा राष्ट्रपति। एक क्वेश्चन को देखिए कितना बार पूछा गया है,
देख रहे हैं ना, इसीलिए प्रैक्टिस जरूरी है। निम्नलिखित में से कौन सा सदन का भाग नहीं है? उपराष्ट्रपति, ये भाग नहीं न है। ये देखिए, ये नहीं है, ये है, ये है, ये है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होनी चाहिए? कम से कम पूछ रहा है तो कम से कम 2 बार होना चाहिए। कम से कम कितना बार होना चाहिए? 2 बार होना चाहिए। ठीक है। संसद के दोनों सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल होना चाहिए? 6 महीने से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। 6 महीनों से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। ठीक है। संसद के अधिकारियों में सम्मिलित कौन कौन होते हैं? अभी हम लोगों ने देखा था संसद के अधिकारी कौन कौन है। ठीक है। संसद के अधिकारी कौन है? लोकसभा का अध्यक्ष है, लोकसभा के अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष है, लोकसभा के सदस्य होते हैं, सदस्य नहीं, लोकसभा के उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष लोकसभा, अध्यक्ष लोकसभा, महासचिव लोकसभा, अध्यक्ष राज्यसभा, ये चारों मिल के क्या होते हैं? संसद की। ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। तो आंसर हमारा हो जाएगा सभी। ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। संसद या विधानसभा के किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त हो जाती है जब वह कितना दिन तक? 60 दिन तक बिना सूचना के क्या रहे? गायब रहे। 60 दिन तक क्या रहे? बिना सूचना का गायब रहे। आर्टिकल कितना में कहा गया है? 101 में संसद के लिए और 190 में विधानमंडल के लिए। एक एमपी की सीट को रिक्त घोषित किया जाता है कब? 2 माह। ठीक है। 60 दिन होता है ना 2 माह में। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिना अनुमति के 60 दिन। देख के हमारी ये क्वेश्चन रफ्तार बढ़ाइए अपना क्वेश्चन सॉल्व करने का, कि सामने वाला देख के हिल जाए कि क्या क्वेश्चन मारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम संसद या विधायक को इस आधार पर सदस्य आयोग घोषित किया जा सकता है कि वह सदन की अनुमति के बिना उनकी 60 लगातार बैठकों में अनुपस्थित रहा हो। कहाँ पे? राज्यसभा से पहले भंग करेगा। राज्यसभा से क्या करेगा? पहले हटाएगा। इसके डिस्क्रिप्शन को पढ़िए। सर्वप्रथम दिसंबर 2000 में पंजाब में निर्दलीय राज्यसभा सांसद, नाम है क्या? बरजिंदर सिंह हमदर्द, को इस आधार पर सदस्यता से आयोग घोषित किया कि वह सदन की अनुमति के बिना उनकी लगातार 60 बैठकों में क्या रहा? अनुपस्थित रहा। ठीक है। यदि कोई सांसद फिर से विधानमंडल में निर्वाचित हो तो उसे कितने दिनों के अंदर विधानसभा में क्या देना चाहिए? इस्तीफा। 14 दिन के अंदर दे दो भाई, नहीं तो गया। अन्यथा उनकी संसद की सदस्यता अमान्य हो जाएगी। देखिए क्या कह रहा था, संसद किसी राज्य के विधानसभा के लिए निर्वाचित होते हैं तो उसे कितने दिनों के अंदर राज्य विधानसभा में इस्तीफा दे देना चाहिए? 14 दिन के अंदर में दे देना चाहिए, नहीं तो गया। किसी मंत्री के विरुद्ध विशेष अधिकार प्रस्ताव उठाया जा सकता है कब? कब उठाया जा सकता है? सरकार में विश्वास खो देने पर हैं? इसका आंसर देखिए क्या होगा। ऑप्शन नंबर बी को पढ़िए पहले। लंबे समय तक स्वयं को अनुपस्थित रखता है, क्या कर रहा है? विशेष प्रस्ताव उठाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर से किसी मामले के तथ्य को रोकता है तथा तथ्य का बिगड़ा हुआ वर्णन देता है। यही है ऑप्शन नंबर सी। इसी के आधार पर क्या किया जा सकता है? उसके विरुद्ध विशेष प्रस्ताव उठाया जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, कथन को पढ़िए, थोड़ा सा एकदम आराम से बैठे रहिए, अभी तो लंबा दूरी तय करना है। संसद अधिनियम 1959 कई पदों को लाभ का पद के आधार पर निर्भरता से छूट देता है। क्या यह सही है? उपयुक्त अधिनियम 5 बार संशोधित किया गया। 5 बार संशोधित किया गया है। शब्द
लाभ का पद भारत के संविधान क्या है? भारत के संविधान। भारत के संविधान में क्या कह रहा है? भली भांति परिभाषित किया गया है। परिभाषित किया गया है, कहियो परिभाषित नहीं करल है। ठीक है, इसको परिभाषित नहीं किया गया है तथा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? 1 और 2। ऑप्शन नंबर 1 और 2 क्या है? सही है। ऑप्शन नंबर 1 और 2 सही है, बाकी ऑप्शन क्या है? गलत है। तो ऑप्शन नंबर 1 को टिक कीजिए, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए क्या है, इसको डिस्क्रिप्शन को देखिए क्या लिखा है, वही ज़रूरी नहीं है यार। लाभ के पद का निर्णय कौन करेगा? कौन करेगा? कौन करेगा? एक तो राष्ट्रपति एवं राज्यपाल कर सकता है और संघीय संसद कर सकता है। विवादित क्वेश्चन था ये। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए और बी, ए और बी दोनों है। ठीक है, विश्लेषण को देखिए। कोई पद संसद अथवा विधानसभा में सदस्यता की निर्भरता हेतु लाभ का पद है अथवा नहीं, इसका निर्णय अनुच्छेद 102 के क के अंतर्गत केंद्र में संसद और अनुच्छेद 191 के क के अंतर्गत राज्य के विधानमंडल में करेंगे। विश्लेषण 2 कौन है? तो विश्लेषण 2, जब कोई व्यक्ति जो संसद अथवा विधानमंडल की सदस्यता में लाभ के पद के आधार पर निर्भर घोषित किया गया है, वह अपने लाभ के पद के कारण निर्भर अथवा नहीं, इसका निर्णय केंद्र सरकार के अनुच्छेद 103 1 एवं 2 के अनुसार निर्वाचन आयोग की सलाह पर राष्ट्रपति करेगा। दूसरा देखिए, राज्य में क्या करेगा? राज्य में अनुच्छेद 192 2 1 और 2 के अनुसार निर्वाचन आयोग की सलाह पर राज्यपाल करेगा। अतः विश्लेषण 1 के अनुसार सही विकल्प बी होगा। अतः विश्लेषण 2 के अनुसार सही विकल्प ए माना जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। क्या है? 26 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों को विशेष अधिकार तथा उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है? विशेष दिया गया है, सोच लो। विशेष कब में है? 104 में नहीं है, 82 में नहीं है, 105 में है। किसमें है? 105 में है। ठीक है, अनुच्छेद 105 बताए भी थे। उसके बाद देखिए कि सामूहिक विशेषाधिकार नहीं है। कौन सा सदस्य संसद के सामूहिक विशेषाधिकार नहीं है? तो संसद का विशेषाधिकार, सामूहिक विशेषाधिकार कौन सा नहीं है? इसके बारे में देखिए क्या दिया गया है कि साक्षी के रूप में उपस्थित से स्वतंत्रता, यानी कि सामूहिक विशेषाधिकार नहीं है तो चर्चा की प्रक्रिया की स्वतंत्रता सब कोई कर सकता है। संसद के आंतरिक विषय के संचालन का अधिकार, ये भी सामूहिक है। अपरिचितों को सदन से बाहर रखने का विशेष अधिकार, बिल्कुल सही है। साक्षी के रूप में उपस्थिति से स्वतंत्रता, यह किसके ऊपर है? उसके सामूहिक विशेषाधिकार से संबंधित नहीं है। अतः ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायालय द्वारा संसद की कार्यवाही की जांच करना प्रतिबंधित किया गया है? जांच करना संसद की कार्यवाही को प्रतिबंधित किया गया है किसमें? तो 122 में। ठीक है, अनुच्छेद 122 में क्या किया गया है? इसको प्रतिबंधित किया गया है। ठीक, संविधान के न्यायालय द्वारा संसद की कार्यवाही की जांच नहीं होगी। किस आर्टिकल के तहत? तो 122 के तहत। ठीक है, निम्नलिखित में से किनको लोकसभा राज्यसभा दोनों निर्वाचन में मतदान का अधिकार है? कौन ऐसा व्यक्ति है जो कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों में क्या कर सकता है? निर्वाचनों में मतदान कर सकता है। संसद के निम्न सदन के निर्वाचित सदस्य
दोनों में पूछ रहा है। हाँ, संसद के उच्च सदन के निर्वाचित निम्न सदन और उच्च सदन क्या होता है? निम्न सदन हो गया लोकसभा, उच्च सदन हो गया राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है। राज्यसभा विधानमंडल के उच्च सदन में निर्वाचित सदस्यों को, राज्य विधानमंडल के निम्न सदन के निर्वाचित सदस्यों को निर्वाचन में अधिकार दोनों में है, तो राज्य विधानमंडल के निम्न सदन के निर्वाचित सदस्यों को। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा? डी। ऑप्शन नंबर डी। आपकी भ्रम को भी दूर करते हैं, इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। देखिए क्या दिया गया है। राज्य विधानमंडल के निम्न सदन यानी विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को लोकसभा एक नागरिक के अधिकार से और राज्यसभा अनुच्छेद 80 के खंड 4 में वर्णित दोनों 80 न है, हाँ 80 है, निर्वाचनों में मतदान का अधिकार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संसद को कानून निर्माण करने की शक्ति निम्नलिखित के लिए प्राप्त है। किसके लिए प्राप्त है? भारत संघ के लिए, भारत का प्रदेश उप प्रदेश के लिए, विश्व में कहीं भी रहने वाले भारतीय नागरिक एवं उनकी संपत्ति। कौन कौन सही है ऐसा देख के बताइए हमको थोड़ा सा। भारत के संघ के क्षेत्र में करने का तो अधिकार है ये है, ठीक है, किसी भी हाल में करेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या कहता है कि संघ यानी कि उप प्रदेश डोमिनियन स्टेट में भी कानून बना सकता है। विश्व में कहीं भी रह रहे भारतीय नागरिक उनकी संपत्ति, अगर कोई भी नागरिक है उसका संपत्ति भारत में है तो उस पर भी क्या कर सकता है? कानून बना सकता है। 1 2 3 तीनों सही है। क्या है? तीनों सही है। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए संसद राज्य सूची के विषय के संबंध में कानून बना सकती है। संसद राज्य सूची के विषय में कानून कब बना सकती है? राष्ट्रपति की इच्छा से, या फिर राष्ट्रपति या राज्य सभा ऐसा संकल्प पारित करे? तो ये सीधा सा आंसर होना चाहिए राज्यसभा जब संकल्प पारित कर दे कि आप राज्य सूची के विषय में कानून बनाइए। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है, ठीक। देखिए संविधान के अनुच्छेद 249 के तहत यदि राज्यसभा में उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से ऐसा प्रस्ताव पारित करे कि राष्ट्र हित में राज्य सूची के विषय में किसी विषय पर संसद द्वारा कानून बनाना आवश्यक है, तो संसद उस विषय पर कानून बना सकती है। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 250 के तहत राष्ट्रीय आपात की स्थिति में अनुच्छेद 252 के तहत 2 या 2 से अधिक राज्यों के अनुरोध पर उन राज्यों के लिए 53 के तहत अंतर्राष्ट्रीय समझौते के अनुपालन के लिए और राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा के समय, ठीक है। और अनुच्छेद 353 के तहत कर सकता है और 56 के दिन राज्य ने राष्ट्रपति शासन लागू होने पर यह व्यवस्था किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। संघीय संसद राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना सकती है। कब बना सकती है भाई? कानून कब बना सकती है? संघीय व्यवस्था कह रहा है कि सूची कह रहा है जी? संघीय व्यवस्था या सूची कौन सा है? हाँ संघीय सूची है। तो देखते हैं एक एक करके। अंतर्राष्ट्रीय समझौता को प्रभावी बनाने के लिए कानून बना सकता है, बिल्कुल बना सकता है। संबंधित राज्यों के सहमति से भी बना सकता है। राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू रहने पर की अवस्था में बना सकता है। राष्ट्रहित में जब राज्यसभा 2/3 बहुमत से इस हेतु प्रस्ताव पारित कर दे। तो ये 1 2 3 4 सब सही है, ठीक है। सब क्या है?
सही है। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद देखिए संविधान के, भारतीय संविधान के अनुच्छेद, किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौते को प्रभावी बनाने हेतु संसद द्वारा राज्य सूची के विषय पे कानून बनाया जा सकता है। कितना था, 53 था, 53 था, बिल्कुल 53 था कि 52 था 53 था, अभी पढ़े हैं। ठीक है, 53 के अनुसार भारतीय संसद राज्य सूची के विषय पर विधायन नहीं कर सकती है जब 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 कब कब जब और कब पूछ रहा है, भारत का राष्ट्रपति उसे ऐसा करने का निर्देश दे, ऐसा हो ही नहीं सकता है। राज्यसभा प्रस्ताव पारित करे, ये हो सकता है। राज्यसभा अगर कह दे कि आप बनाइए तब बना सकते हैं। दो तेरी चौथा क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय आपात लागू होने पर विधानसभा का अध्यक्ष प्रमाणित करे। भाई अध्यक्ष कुछ नहीं करेगा, गलती है सब। 2 और 4 सही है, 2 और 4 क्या है, सही है। 2 और 4 सही है। अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किस भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए संसद कोई कानून बना सकती है। कब बना सकती है भाई अंतर्राष्ट्रीय संधियों को लागू करने के लिए? संबंधित राज्य की सहमति लेना पड़ेगा जी अंतर्राष्ट्रीय अथी करने के लिए। कि बहुमत राज्य की सहमति लेना पड़ेगा, संबंधित राज्य की सहमति, सभी राज्यों की सहमति। बिना किसी राज्य के सहमति के अंतर्राष्ट्रीय मामले में डायरेक्ट संसद कानून बना सकती है। ठीक है, संसद के पास इतना पावर है। संविधान की किस संविधान की विषय सूची में दिए गए विषयों के अतिरिक्त विषयों में कौन सा कानून बना सकती है? कौन सा कानून बना सकती है? मतलब संविधान की विषय सूची में दिए गए विषयों के अतिरिक्त विषय पर कौन कानून बना, संसद बना सकती है। और कौन बनाएगा? संसद के अलावा किसी के पास पावर नहीं है। कौन सा आर्टिकल है? 248 के तहत। ठीक है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत अध्यक्ष सदन के किसी सदस्य को उनकी मातृभाषा में बोलने का अधिकार देता है? इट्स अ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इट्स अ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। कौन सा हो जाएगा? आर्टिकल 120, आर्टिकल 120। ठीक है, ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 120 बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 120 के परंतु के अनुसार राज्यसभा का सभापति या लोकसभा का अध्यक्ष अथवा उस रूप में कार्य करने वाले व्यक्ति किसी सदस्य को जो हिंदी में या अंग्रेजी में अपनी पर्याप्त अभिव्यक्ति नहीं कर सकता, अपनी मातृभाषा में सदन को संबोधित करने की अनुज्ञा दे सकता है। कौन दे सकता है? तो जो अध्यक्ष होगा। ठीक है, अध्यक्ष सदन के किसी भी सदस्य को बोलने से रोक सकता है और अन्य किसी सदस्य को बोलने के लिए कह सकता है। कौन चीज कहलाता है? अभी जो है कुछ देर पहले इसकी चर्चा हुई थी और हम बोले थे कि ऐसा क्वेश्चन आज नहीं तो कल कहीं ना कहीं पूछा गया होगा। इट्स अ वेरी इम्पोर्टेंट। बैठ जाना। ठीक है, क्या हो जाएगा? बैठ जाइए। देखिए ऑप्शन नंबर डी। ठीक है थोड़ा एंजॉय करके पढ़िए भाई, टेंशन डिप्रेशन लेके क्या होता है, कुछ नहीं होगा। ठीक है, बैठ जाना। देखिए इसमें मर्यादा क्या है? विनम्र एवं स्वीकार्य व्यवहार बनाए रखना, मर्यादा का मतलब ये हुआ। परित्याग, ठीक है, पक्ष त्याग, एक सदस्य किसी पार्टी से जीता और बाद में उसको छोड़ के चल गया दूसरा पार्टी में, ये हो गया पक्ष त्याग। अंतःप्रदन क्या है? तो किसी सरकारी अधिकारी से किसी नीति या कार्य के विवरण की मांग हेतु संसदीय प्रक्रिया अंतर प्रदान कहलाती है। ठीक है, बैठ जाना।
बैठ जाने के बारे में आप लोग जानते हैं, ठीक है। अध्यक्ष किसी भी सदस्य को बोलने से रोक सकता है, या क्वेश्चन में था ही। नेक्स्ट, शून्यकाल का समय आ गया ना, कौन सा होगा आप लोग बताइए। क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर बताइए कमेंट में बताइए क्या होगा इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संसद की कार्यवाही शून्यकाल का अर्थ क्या है? सत्र का प्रथम घंटा, जब विशेष अधिकार प्रस्ताव पारित हो, स्वीकृत हो, प्रश्नकाल के पूर्व, प्रश्नकाल के ठीक बाद। कौन सा हो जाएगा? प्रश्नकाल के ठीक बाद का समय, ठीक है। प्रश्नकाल के ठीक बाद का समय क्या होता है? इसमें टाइम भी दे दिया है थोड़ा बहुत, शेष प्रस्ताव का एगो लगा दिया है, तो थोड़ा देखिए। इस क्वेश्चन में राज्यसभा के लिए अलग है और लोकसभा के लिए अलग अलग है, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा सा नेट पे सर्च मार लीजिए, लोकसभा में क्या है, राज्यसभा में क्या है, बताने के लिए यहाँ पे है, दिया हुआ है, बता देंगे हम, लेकिन इससे प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं होगा। अगर आप अपने से खुद से सर्च कर लीजिएगा एक बार, तो आपके लिए बेहतर होगा और याद हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। शून्यकाल की व्यवस्था, शून्यकाल संसदीय व्यवस्था किस देश से लिया गया है? भारत की, ठीक है। किसकी है? भारत की है, ठीक है। लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अधिक से अधिक कितनी हो सकती है? कितनी हो सकती है? 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, कितना हो सकता है? कितना हो सकता है भाई लोग? 1 घंटा हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। 1 घंटा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजनीतिक शब्दावली शून्यकाल का अर्थ क्या है? शून्यकाल का क्या अर्थ होता है? शून्यकाल का अर्थ क्या होगा? प्रश्न और उत्तर सेशन, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। थोड़ा फास्ट। लोकसभा में किसी विधेयक पर आम बहस निम्नलिखित में से किस स्तर पर होती है? आम बहस किस स्तर पर होती है? तो आम बहस द्वितीय वाचन में होता है। आम बहस किस में होता है? द्वितीय वाचन में होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में कोई विधेयक निर्देश रेफर किया जाता है तो उसे किसके द्वारा पारित किया जाता है? रेफर करेगा तो कौन पारित करेगा? तो उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों का साधारण बहुमत चाहिए उसको, तभी पारित हो सकता है, ठीक है। उपस्थित तथा मत देने वाले साधारण बहुमत से उसे पारित कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि राष्ट्रपति ने संसद के संयुक्त सत्र के लिए अधिसूचना जारी कर दी और उसी बीच लोकसभा विघटित हो जाए तो क्या होगा? संयुक्त सत्र के लिए भेज दिया कि आइए सब कोई संयुक्त सत्र होने वाला है, और उसी बीच क्या हो गया? लोकसभा का विघटन हो गया, तो क्या हो जाएगा? तो संयुक्त सत्र यथा समय आहूत होगा, ठीक है, नहीं रुकेगा, ठीक। देखिए क्या कह रहा है, 108 में वर्णित है कि यदि राष्ट्रपति ने सदन की संयुक्त बैठक आहूत करने के लिए आशय की सूचना दे दी है और उसके पश्चात लोकसभा विघटन हो जाता है तो भी संयुक्त बैठक हो सकेगी और विधेयक व्यापगत नहीं होगा। विधेयक क्या होगा? व्यापगत नहीं होगा तथा उसे पारित किया जा सकेगा, ठीक है। विधेयक खत्म नहीं होगा, उसे पारित किया जाएगा। अनुच्छेद 109 में कुछ दशाओं में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान करता है। क्या यह सही है? संयुक्त बैठक के लिए 109 है, 109 है। कितना में? 108 में है,
ठीक है, 108 में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता स्पीकर करता है। ये सही है। कथन नंबर ए एक गलत है, दूसरा क्या है, सही है। अतः ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सदस्य के दोनों संयुक्त की सदस्य लोकसभा अध्यक्ष करेगा? बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करेगा? तो लोकसभा अध्यक्ष करेगा, स्पीकर करेगा। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन लोकसभा तथा राज्यसभा संयुक्त अधिवेशन कौन करेगा? स्पीकर करेगा। अभी हम लोगों ने देखा स्पीकर करता है। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता स्पीकर, लोकसभा अध्यक्ष, जो नाम दे दीजिए। निम्नलिखित में से कौन से संयुक्त सत्र की अध्यक्षता करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करेगा। कौन करेगा? तो लोकसभा अध्यक्ष करेगा, लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। ऑप्शन नंबर बी डी। उक्त कथनों को पढ़िए। संयुक्त बैठक 108 में बिल्कुल सही है। उसके बाद लोकसभा तथा राज्यसभा की संयुक्त बैठक 1961 में, प्रथम बैठक 61 में हुई थी। कंफर्म करिए, याद करिए, बताए थे कुछ देर पहले। प्रथम बैठक कब हुआ था? प्रथम बैठक 61 में हुआ था। 59 में हुआ था। 59 1959 में हुआ था। द्वितीय बैठक हुआ था 61 में। द्वितीय बैठक हुआ था 61 में। तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। भारतीय संसद के दोनों सदनों की दूसरी संयुक्त बैठक, दूसरी बैंक से रिलेटेड था, यह दूसरा था। ठीक है। और तीसरा वाला किस पे था? तीसरा वाला किस पे? आतंकवाद पे था। ये भी क्या हो जाएगा? ये सही हो गया, ये सही। 1 और 3 सही हो जाएंगे। अब बाकी जो है कई पूछ क्या रहा है भाई, कौन सा कथन सही है? तो नहीं, 59 से लेके 61 तक आयोजित किया गया था। सॉरी, 59 से निरोध विधेयक पे बात चल रहा था और 61 तक था। पहला जो था वह 59 से 61 तक जिस विधेयक पे बात चल रहा था वह 61 तक चला था। ठीक है। तो पहला अगर इसमें 59 नहीं दिया तो 61 दिया है, ये भी सही हो जाएगा। 61 भी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। 1961 ये भी क्या है? सही है। ये भी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ये भी सही हो गया। तीनों का तीनों सही है। ठीक है, तीनों का तीनों सही है। देखिए ऑप्शन नंबर डी, तीनों का तीनों सही है। संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद के अंतर्गत संसद के दोनों सदनों का संयुक्त 108 में, किसमें? 108 में। ठीक है। संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है कब? संयुक्त आयोजन होता है कब? उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन में, या फिर किस में? देखिए, संविधान संशोधन में एक ऐसे विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदनों में मतभेद हो, तभी संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है। संविधान संशोधन के मामले में कभी संयुक्त बैठक नहीं बुलाया जा सकता है। चुनाव में भी नहीं बुलाया जा सकता है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4, सिर्फ 4 सही है। केवल 4। ठीक है, केवल 4 सही। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त प्रथम बैठक हुई थी। कौन सा था? कौन सा मामला था जिस पर कि पहला विधेयक को लाया गया था? दहेज उन्मूलन। ठीक है, पहला संसद का संयुक्त बैठक दहेज उन्मूलन। ठीक है, दहेज उन्मूलन पर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विधेयक पारित करने के लिए
संसद की संयुक्त बैठक से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 कह रहा है कि संयुक्त बैठक का प्रावधान सामान्यतः सामान्य विधेयक, वित्तीय विधेयक, संविधान संशोधन के लिए मान्य है। संयुक्त बैठक बुलाया जा सकता है संविधान संशोधन में, चलिए ये सब नहीं जानते, चलिए छोड़िए। लेकिन संविधान संशोधन में संयुक्त बैठक का प्रावधान है नहीं है, तो अतः यह क्या हो जाएगा, कहानी खत्म हो जाएगा। उसके बाद देखिए, किसी भी स्थिति में राज्यसभा का उपसभापति संयुक्त सभा की अध्यक्षता नहीं कर सकता है। कर सकता है कब, जब सभापति लोकसभा स्पीकर उपस्थित नहीं हो तब, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, तीसरा भी स्टेटमेंट है। तो संयुक्त सभा के लिए दोनों सदनों की कुल सदस्यों का 1/6वां बाट गणपूर्ति का कोरम कितना होता है? गणपूर्ति का कोरम कितना होता है? गणपूर्ति का कोरम 1/10 होता है भाई, कमेंट में बता दीजिएगा, ठीक है, कहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक, 1/10। तो देख लीजिए एक बार क्वेश्चन को अच्छे से, तीनों स्टेटमेंट को देखिए, ये रहा। तो पहला गया किस नाम से? संशोधन के नाम से, संविधान संशोधन। दूसरा गया कि अध्यक्षता नहीं कर सकता था। तीसरा गया 1/6, यानी तीनों का तीनों गया, ऑप्शन नंबर डी। जब क्वेश्चन सॉल्व होता है ना तो संतुष्टि मिलता है। लोकसभा और राज्यसभा के बीच गतिरोध की किन स्थितियों में संसद की संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है? साधारण विधि निर्माण के विषय में बैठक बुलाया जा सकता है। धन विधेयक पे पारित करने, धन विधेयक पे नहीं बुलाया जा, संविधान संशोधन पर भी नहीं बुलाया जा सकता है। साधारण विधि निर्माण पे क्या कर सकता है, बुला सकते हैं भाई, बुला लीजिए दोनों को, बैठ के बातचीत करके कहानी खत्म कीजिए, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। निम्नलिखित में से किन पर गतिरोध दूर करने के लिए लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की जा सकती है? सामान्य विधेयक पर किया जा सकता है। किस पे किया जा सकता है? तो साधारण विधेयक कहिए या सामान्य विधेयक कहिए, ठीक, सामान्य विधेयक, ऑप्शन क्या है, ए, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संसद के सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में बुलाया जा सकता है? साधारण विधेयक है दिया हुआ, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कोई कानूनी विधेयक संसद के किसी पटल पर रखा जा सकता है? कानूनी विधेयक कहाँ रखा जा सकता है? दोनों में से किसी भी पटल पर रखा जा सकता है, ठीक है, कोनों के पटल पर जाके उठा कर पटक के दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोकसभा के संबंध में, लोकसभा में लंबित कोई विधेयक उसके सत्रावसान पर व्यापक लैप्स हो जाता है। सत्रावसान हो जाए तो क्या विधेयक लैप्स हो जाएगा? हैं? कौन सा कथन सही है ये पूछेगा, तो लैप्स नहीं होगा, ठीक है। राज्यसभा में लंबित कोई विधेयक जिसे लोकसभा ने पारित नहीं किया, लोकसभा में विघटन पर व्यापक हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है। कौन सा सही है? उल्टा हो गया, समझे। लोकसभा में लंबित कोई विधेयक उसके सत्रावसान पर व्यापक लैप्स हो जाएगा, तो लैप्स क्या होता है? नहीं होता है, तो ये कथन क्या हो गया, गलत हो गया। दूसरा देखिए, राज्यसभा में लंबित कोई विधेयक जिसे लोकसभा ने पारित नहीं किया, लोकसभा के विघटन के पश्चात खत्म हो जाएगा? खत्म नहीं होगा, खत्म होगा, खत्म नहीं होगा भाई, ये भी खत्म नहीं। ये स्टेटमेंट सही है, क्या है, ये स्टेटमेंट सही है, ये क्या है, गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बी।
संविधान के किस प्रावधान में कहा गया है कि विधि के प्राधिकार के बिना न तो कोई कर सकता है, विधि के प्राधिकार के बिना न तो कोई कर लगाया जा सकता है और न ही एकत्रित किया जा सकता है। किस अनुच्छेद के तहत कहा गया है भाई? तो अनुच्छेद 265, अनुच्छेद 265 के तहत यह कहा गया है। ऑप्शन नंबर बी ए। भारत की संचित निधि से धन निर्गत करने में किसका नियंत्रण है? किसका नियंत्रण रहता है भाई? धन पर किसका नियंत्रण रहता है? किसका नियंत्रण रहता है? ऑप्शन में जो हैं वो सब इस पे कर सकते हैं। किसी का नियंत्रण सामूहिक रूप से होता है, ठीक है, सामूहिक रूप से। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। करों और सरकारी कामकाज के निर्वहन हेतु निर्वाह में हुई अन्य प्राप्तियों से संघीय सरकार को प्राप्त हुआ सूचना राजस्व जमा होता है। कहाँ पे होता है? राजस्व जमा कहाँ पे होता है? राजस्व जमा कहाँ पे होगा? तो भारत की संचित निधि में जमा होगा, ठीक है। कहाँ होगा? भारत की संचित निधि में जमा होगा। कर और गैर सरकारी कामकाज में, ठीक है, तो किस में हो जाता है? भारत की संचित निधि में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी। भारत की संचित निधि निधि निकालने के लिए निम्नलिखित में से किसका अनुमोदन अनिवार्य है? अनिवार्य कौन देगा, कौन करेगा? तो एक महानुभाव है, संसद, ठीक है। संसद ही इस पे क्या कर सकता है? दे सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत की संचित निधि से लिया जाने वाला अनिवार्य व्ययभार नहीं है? व्ययभार नहीं है, तो ये पूछ रहा है व्ययभार नहीं है, भारत की संचित निधि से लिया जाने वाला अनिवार्य नहीं है, तो वह है भारत के निर्वाचन आयोग के सदस्यों के वेतन और पेंशन। ऋण चुका सकते हैं, ठीक है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को दी जाने वाली पेंशन और वेतन भारत की संचित निधि पे होता है। राज्यसभा के उपाध्यक्ष के वेतन भत्ते, राष्ट्रपति के वेतन भत्ते, ये सब क्या है? संचित निधि पे निर्भर करते हैं। निर्वाचन आयोग के वेतन भत्ते नहीं, ठीक। ऑप्शन नंबर क्या? बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यय भारत सरकार के संचित निधि पर निर्भर नहीं करता है? देखिए कौन सा है। लोकसभा के अध्यक्ष का वेतन और भत्ता किस पे निर्भर करता है भाई? भारत के राष्ट्रपति का वेतन तो संचित निधि पे करता है, लोकसभा का किस पे करेगा? संचित निधि पे करता है। लोकसभा के वेतन मिलता है लोकसभा के आदमी को अध्यक्ष पद के लिए नहीं मिलता, मिलबे नहीं करता है, लगता है। ठीक है, देखते हैं उसको, देख लेते हैं। देखिए, उच्चतम न्यायालय और जो भी न्यायालय है, ठीक है, उन सब का जो वेतन है, उच्चतम न्यायालय, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, इन सब के जो न्यायाधीशों की वेतन है वो किस पे है? भारत की संचित निधि पे है। और राष्ट्रपति का वेतन भत्ता भी किस पे है? संचित निधि पे है। लोकसभा का अध्यक्ष हो, उपाध्यक्ष हो या फिर राज्यसभा के सभापति हो, ठीक है, उसको भी वेतन किससे मिलेगा? संचित निधि से मिलेगा। लेकिन यहाँ पे एक बात है कि जो लिखा है उपराष्ट्रपति, भारत के उपराष्ट्रपति को वेतन और भत्ता किससे मिलता है?
उसको सभापति के रूप में मिलता है, ठीक है। उसको राज्यसभा के सभापति के रूप में वेतन और भत्ता मिलता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा सही, ठीक है, वेतन नहीं मिलता है, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है? कौन सा? तो न्यायाधीश का वेतन भारित है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक का भी भारी है, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का भी वेतन किस पे है? संचित निधि पे है। भारत के प्रधानमंत्री का वेतन नहीं है, जो प्रधानमंत्री है उसका वेतन संचित निधि पे नहीं है, ठीक है, संचित निधि पे नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आकस्मिक निधि 67 267 अनुच्छेद 267 आकस्मिक निधि, ठीक है, आकस्मिक निधि की स्थापना का प्रावधान करता है। यह राष्ट्रपति के नियंत्रणाधीन होती है, ठीक है। आकस्मिक निधि राष्ट्रपति कैसे व्यय कर सकती है? कब खर्चा करेगा आकस्मिक निधि को? जब संसदीय स्वीकृति दे दे तब, ऑप्शन नंबर सी, जब संसदीय स्वीकृति मिल जाएगी तब, ठीक है। नेक्स्ट को पढ़िए, थोड़ा सा स्टेटमेंट है, 3 गो स्टेटमेंट दिया गया है। राजस्व विभाग संसद में प्रस्तुत किए जाने वाली केंद्र बजट को तैयार करने के लिए उत्तरदायी है। क्या यह सही है? गलत है, ठीक है। केंद्रीय बजट को तैयार करने का जिम्मेदारी वित्त मंत्रालय का, किसका है? तो वित्त मंत्रालय का। भारत की संसद के प्राधिकरण के बिना कोई धन भारत की संचित निधि से नहीं निकाला जा सकता है। यानी प्राधिकरण ऑथराइजेशन के बिना, संसद की ऑथराइजेशन के बिना कोई भी धन नहीं निकाला जा सकता है, ठीक है। ये बात सही है। 2 नंबर कथन क्या है हमारा? 2 नंबर कथन सही है, ठीक है। ये गलत है। कौन करता है? वित्त मंत्रालय की जिम्मेदारी है, वित्त मंत्रालय, ठीक है। लेखा परीक्षक, देखिए, लोक लेखा से किए जाने वाले सभी संवितरण, ठीक है, के लिए भी भारत की संचित प्राधिकरण की आवश्यकता नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये भी कथन गलत है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है, ऑप्शन नंबर सी, केवल 2 कथन सही है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। निम्नलिखित में से कौन एक संघीय बजट की तैयारी और उसे संसद में पेश करने के लिए उत्तरदायी होता है? संघीय बजट का तैयारी कौन करता है? तो संघीय बजट का तैयारी कौन करेगा? आर्थिक कार्य विभाग करेगा, ठीक है, आर्थिक कार्य विभाग इसके तैयार करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान के अनुच्छेद 113 के अनुसार वार्षिक बजट में कितनी अनुदान की मांगे संसद में पेश की जाती है? मतलब कितना अनुदान पेश किया जा सकता है? एक मिनट, इसमें ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, ठीक है, 67वीं का है, ठीक, बीपीएससी का ही कुछ, इसका कोई संख्या निर्धारित है ये नहीं, ठीक है, कोई संख्या निर्धारित है ये नहीं, ठीक है। अगर बात करेंगे 2022-23 का दिया गया है, उसमें 103 गो मांग प्रस्तुत किया गया था। यहाँ पे सीधे पूछा गया है तो इसमें से उपरोक्त में से कोई नहीं हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक को पारित किया जाता है? किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक को पारित किया जाता है? तो 110 के अनुसार, ठीक है, अनुच्छेद 110 के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन,
देखिए 109 में धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया है। धन विधेयक की परिभाषा है 10 में। परिभाषा पूछा था, क्या पूछा था? हाँ, परिभाषित किया गया है। किस में परिभाषित किया गया है? विशेष प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है 9 में, परिभाषित किया गया है 10 में, और विधेयक की अनुमति 11 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। धन विधेयक भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित है? परिभाषित पूछा गया 110 में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक विधेयक को वित्त विधेयक माना जाता है 110 के अनुसार यदि उसमें प्रावधान किया गया हो। क्या लिखल रहता है तो उसको हम लोग धन विधेयक कहेंगे। यदि लिखा हो कि भारत सरकार के उधार लेन का निगम है, समेकित निधि की निगरानी है, किसी राज्य खाते की लेखा परीक्षण है, तो उपरोक्त में से सही हो सब हो जाएगा। ठीक है, सब हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 के अनुसार धन विधेयक की परिभाषा में क्या सम्मिलित है? क्या सम्मिलित है धन विधेयक की परिभाषा में? धन विधेयक की परिभाषा में क्या क्या सम्मिलित है? तो इसमें क्या क्या सम्मिलित है थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर ई दिया गया है। संविधान के अनुच्छेद 110 के उपबंधों के तहत टैक्स लगाना, समाप्त करना, विनियम करना, प्रत्यावर्तन करना, धन की उधारी का विनियम करना, भारत की संचित निधि से धन को विनियोग करना तथा किसी व्यय को भारत की संचित निधि पर भारित व्यय घोषित करना, इन सभी को धन विधेयक में परिभाषा में शामिल किया गया था। प्रश्न का सही विकल्प ई है, मतलब एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है, इसमें निम्नलिखित में से कौन सा विषय धन विधेयक के उपबंध में सम्मिलित नहीं किया गया? कर के बारे में पढ़ गए, कर के बारे में भी पढ़े। ठीक है, कर के बारे में भी देखें ना। हाँ, कर के बारे में भी देखें, उधार के बारे में भी देख लिए, संचित निधि, आकस्मिक निधि के बारे में भी देखे। दंड या जुर्माना का जिक्र नहीं देखे थे, तो दंड या जुर्माना हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, देखिए लिखा है कि निम्नलिखित में से सही क्या नहीं है, सही क्या नहीं है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सही नहीं। प्रत्येक धन विधेयक एक वित्त विधेयक होता है, क्या यह सही है? बिल्कुल सही है। प्रत्येक धन विधेयक क्या है? वित्त विधेयक होता है। प्रत्येक वित्त विधेयक को धन विधेयक नहीं कहा, वित्त विधेयक को धन विधेयक नहीं कर सकते, लेकिन धन विधेयक को वित्त विधेयक कह सकते हैं। ठीक है, वित्त विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तावित किया जा सकता है। बिल्कुल सही, केवल और केवल कहाँ किया जा सकता है? लोकसभा में किया जा सकता है। उसके बाद देखिए, वित्त विधेयक पे राष्ट्रपति की पूर्व हस्ताक्षर होते हैं। बिल्कुल सही है, वित्त विधेयक पे क्या होते हैं? पूरा राष्ट्रपति का पूर्व हस्ताक्षर होता है। पचवां कह रहा है कि राज्यसभा वित्त विधेयक को 14 दिन तक रोक कर रख सकती है। क्या 14 दिन तक रोक सकती है? चौदह दिन तक जो है क्या कर सकता है? वह राज्यसभा में रह सकता है, अन्यथा उसको भेजना ही पड़ेगा। यह गलती है, यह क्या है? गलत है, यह गलत है। ठीक है, उसके बाद देखिए, राष्ट्रपति वित्त विधेयक पर हस्ताक्षर करने से इनकार नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्या है? इनकार नहीं कर सकते हैं, उसको करना ही पड़ेगा 14 दिनों के भीतर। ठीक है, राज्यसभा वित्त विधेयक को संशोधित कर सकती है। राज्यसभा वित्त विधेयक को संशोधित कर सकती है, कुछ संशोधित नहीं कर सकती है। गतिरोध की स्थिति में वित्त विधेयक पर संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है? बिल्कुल नहीं बुलाया जा सकता है। ठीक है, अतः आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हमारा हो जाएगा 5 और 6।
ठीक है। निम्न में से कौन सही क्या नहीं है, सही क्या नहीं है पूछा था। तो 5 और 6 ये दोनों क्या हैं, सही। ठीक है। प्रत्येक धन विधेयक क्या होता है, वित्त विधेयक होता है। प्रत्येक धन विधेयक वित्त विधेयक होता है। ठीक है। और देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, जो गलती है उसको थोड़ा बहुत देख लेते हैं कौन कौन है। धन विधेयक पर राज्यसभा को मात्र 14 दिन का समय दिया जाता है, परंतु साधारण वित्त विधेयक जो धन विधेयक नहीं है उसे राज्यसभा अनिश्चित काल के लिए रोक सकती है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वित्त विधेयक लिखा हुआ है, धन विधेयक नहीं लिखा हुआ है, तथा यह क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है। देखिए कि राष्ट्रपति वित्त विधेयक पर हस्ताक्षर करने से इनकार नहीं कर सकता है। देखिए क्या कह रहा है कि राष्ट्रपति धन विधेयक को पुनर्विचार हेतु लौटा नहीं सकता है, परंतु साधारण वित्त विधेयक को पुनर्विचार के लिए सदन में लौटा सकता है। ठीक है। यहाँ पे धन विधेयक नहीं वित्त विधेयक दिया गया, बिल्कुल ध्यान देखिए, बहुत बारीकी से पढ़िएगा। हम सोच में पड़ गए थे कि गलती कैसे है, बाद में ध्यान पड़ा कि इसमें वित्त विधेयक लगा हुआ है। बहुत बारीकी से पढ़ने के बाद सारा चीज़ पता चलता है। तब तक क्वेश्चन नंबर कौन कौन गलत हो गया हमारा, 5 और 6, बाकी सब सही है। ऑप्शन नंबर हमारा बी। ठीक है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक धन विधेयक के बारे में नहीं है, धन विधेयक के बारे में नहीं है। डायरेक्ट हम लोग आंसर पे चलते हैं। धन विधेयक संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन में प्रस्तावित किया जा सकता है, बिल्कुल नहीं, लोकसभा में केवल प्रस्तावित किया जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब फटाफट करते हैं, टाइम बहुत हो चुका है। भारतीय संसद के डायरेक्ट आंसर करते चलेंगे। ठीक है, क्योंकि समय बहुत ज़्यादा हो रहा है, आप लोग वीडियो पॉज करके देखते रहिएगा। ठीक है। तो दिया गया है कि भारतीय संसद में वित्त विधेयक और धन विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जब लोकसभा वित्त विधेयक को राज्यसभा में भेजती है तो वित्त विधेयक लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, वित्त विधेयक के बारे में राज्यसभा उस विधेयक को संशोधित या अस्वीकार कर सकती है, क्या ऐसा संभव है। उसके बाद देखिए, जब लोकसभा धन विधेयक को राज्यसभा में भेजती है तो राज्यसभा उस विधेयक को संशोधित या स्वीकृत नहीं कर सकती, वह केवल अनुशंसा कर सकती है। बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही लग रहा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। नेक्स्ट है क्या कि लोकसभा और राज्यसभा के बीच असहमति होने पर धन विधेयक के लिए कोई संयुक्त बैठक नहीं होती, किंतु वित्त विधेयक के लिए संयुक्त बैठक की आवश्यकता होती। कौन से कथन, कितने कथन सही है, तो केवल एक कथन सही है। केवल और केवल कितना कथन सही है, मात्र एक कथन सही है। ठीक है, मात्र एक कथन सही है। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ए। ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। ठीक है, मात्र एक कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यह धन विधेयक है जिसका निर्णय कौन करेगा, इसका निर्णय कौन, लोकसभा अध्यक्ष करेगा। कौन करेगा, लोकसभा अध्यक्ष करेगा। धन विधेयक का निर्णय है कि नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, धन विधेयक को प्रमाणित कौन करता है, लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। ठीक है, या स्पीकर लिखा हुआ, स्पीकर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करेगा, लोकसभा अध्यक्ष करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए, वित्त विधेयक को प्रस्तुत करने के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं। वित्त विधेयक के प्रस्तुत करने के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, या लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, ऐसा नहीं है। ठीक है। ऐसा नहीं है यही सही है भाई। ठीक है, यही सही है। भारत सरकार द्वारा धन विधेयक संसद में पेश किया जाता है, कहाँ पर, धन विधेयक कहाँ पे होगा, लोकसभा में होगा। कहाँ पे होगा, लोकसभा में हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा
कथन सही है? कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन नंबर बी पे हम डी पे चलते हैं। धन विधेयक लोकसभा में पुनर्स्थापित किया जा सकता है। बिल्कुल सही है। ठीक है, बिल्कुल क्या है, सही है ऑप्शन नंबर बी। देखिए नहीं, इसमें क्या लिखा है, धन विधेयक राज्यसभा में पुनर्स्थापित नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता। धन विधेयक संसद के दोनों सदनों में से किसी सदन में नहीं किया जा सकता है। ठीक है, धन विधेयक लोकसभा में पुनर्स्थापित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, अतः सब क्वेश्चन का क्या है, आंसर हो जाएगा हमारा डी। ठीक है, धन विधेयक पेश किया जा सकता है केवल 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 लोकसभा में। कहाँ पे किया जा सकता है? केवल लोकसभा में। क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? धन संपत्ति के मामले में राज्यसभा शक्तिहीन है। धन संपत्ति के मामले में क्या राज्यसभा शक्तिहीन है? बिल्कुल सही है, शक्तिहीन है। धन विधेयक की शुरुआत राज्यसभा में होती है, ये गलती है। ठीक है, धन विधेयक की शुरुआत कहाँ पे होती है? लोकसभा में होती है, लोकसभा। ओके, दैट्स इट। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? धन विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत किया जाता है, नहीं लोकसभा में, लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी पे चलिए, करेक्ट आंसर। धन विधेयक को पुनरुत्थान किया जा सकता है लोकसभा में। ठीक है, भारत के संविधान के अंतर्गत एक धन विधेयक को प्रस्तुत किया जा सकता है लोकसभा में। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा पारित मान लिया जाता है यदि राज्यसभा द्वारा उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती 14 दिनों तक। 14 ऐसे भी पासे रहता है, इसको कोई मतलब नहीं है। ठीक है, 14 दिन तक। अगर कोई धन विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृत कितने दिनों रोक सकती है? 14 दिन तक रोक सकती है। क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अगर कोई धन विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृत हो जाए तो राज्यसभा में इसे अधिक से अधिक कितना रोक सकती है? 14 दिन तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा द्वारा विचारार्थ भेजे गए धन विधेयक को राज्यसभा अधिकतम 14 दिन। ठीक है, 14 दिन। धन विधेयक के बारे में लोकसभा में वापस लिया जाता है 14 दिनों के भीतर। ठीक है, निम्न क्रिया विधियों में से कौन सी ऐसी धन विधेयक को अंगीकार करा लेगी जो एक बार लोकसभा द्वारा पारित किया जा चुका है किंतु राज्यसभा द्वारा संशोधित किया गया हो? राज्यसभा द्वारा क्या किया गया हो? संशोधित किया गया हो। तो ऑप्शन नंबर डायरेक्ट हम लोग चलेंगे सीधे आंसर पे। यह पारित समझा जाएगा यदि लोकसभा इसे द्वारा संशोधन को स्वीकार अथवा अस्वीकार करते हुए पास कर दे। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। कोई विधेयक जिसमें केवल व्यय अंतर्वलित है और अनुच्छेद 110 में निर्दिष्ट है तो उससे निम्नलिखित में से विनिर्दिष्ट कोई विषय उसमें सम्मिलित नहीं है, उसे क्या कहेंगे? उसको क्या कहेंगे? केवल संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में प्रारंभ किया जा सकता है। उसको संयुक्त बैठक जब होगा उसी टाइम उसको क्या करेंगे? पारित कर देंगे? नहीं, संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ किया जा सकता है, केवल राज्यसभा में ऐसा कुछ नहीं है भाई। ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा बी, संसद के किसी भी सदन में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद वार्षिक वित्तीय विवरण से संबंधित है? वार्षिक वित्तीय विवरण किसको कहेंगे? बजट को कहेंगे। तो कहाँ पे बजट का चर्चा किया गया है? बजट का चर्चा कहाँ किया गया? 112 में किया गया है। ठीक है, वार्षिक वित्तीय विवरण। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्दावली भारत के संविधान में उल्लेखित नहीं है? बजट शब्द नहीं है।
बजट शब्द क्या है? नहीं है। बजट पर संसद के नियंत्रण के विषय में निम्नलिखित में से कौन सी बात सही नहीं है? संसद के बजट के कौन सा बात सही नहीं है? कह रहा है कि बजट के निर्माण में संसद का कोई हाथ नहीं होता है, कोई हाथ नहीं होता है। चलिए मान लिए बात को। संसद को समेकित निधि पर प्रभारित व्यय को बढ़ाने की शक्ति है? नहीं जी, इतना कहाँ से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित कौन सी विधियां भारत के लोक वित्त पर संसदीय नियंत्रण रखने से काम आती है? तो संसदीय नियंत्रण रखने से काम आती है तो हम सीधे ऑप्शन पे चलेंगे। 4 नंबर को छांटिए, बाकी सब सही है। क्वेश्चन को छोटा करते हैं। संसदीय बजट कार्यकाल द्वारा समदृष्टिगत आर्थिक पूर्वानुमानों तथा व्यय हेतु सरकार के कार्यक्रम पर नियतकालिक अथवा कम से कम मध्यम वर्षीय पुनरावलोकन। ये क्या है? गलत है। बाकी सब सही है, 1 2 3 5। ठीक है। संसद में वित्त विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है। संसद के 3 विधि के अनुपूरक अनुदानों और लेखानुदानों का प्रावधान किया गया है। ठीक है, ये सब है। नेक्स्ट देखिए, यदि वार्षिक संघीय बजट लोकसभा द्वारा पारित क्या किया जाए? पारित नहीं होता है तो उसे क्या किया जाएगा? अगर उसे पारित नहीं होता है तो क्या किया जाएगा? उसको प्रधानमंत्री अपनी मंत्रिपरिषद का त्याग पत्र पेश कर देता है। त्याग पत्र क्या कर देता है? पेश कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों का परीक्षण करें और नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर चुनें। संपत्ति का अधिकार अब मूलभूत अधिकार नहीं है। बिल्कुल सही है। राज्यसभा जो है क्या है? कौन सा कथन क्या थी? सही कथन कह रहा है ना, सही कथन चुनने के लिए। तो संपत्ति का अधिकार अब मूलभूत अधिकार नहीं है। ठीक है। राज्यसभा एक वित्तीय बिल को रोक सकती है? नहीं रोक सकती है। भारतीय संविधान वही रोक सकती है, बिल्कुल रोक सकती है। धन विधेयक को नहीं रोक सकती। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन द्वारा धर्मनिरपेक्ष तथा लोकतांत्रिक शब्द बढ़ाया गया है। संसद के दोनों सदनों में कोई विवाद लोकसभा अध्यक्ष की व्यवस्था द्वारा सुलझाया जाता है? नहीं। देखिए, जब हुआ था 42वां संविधान संशोधन तो प्रस्तावना में प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के स्थान पर क्या किया गया था? प्रभुत्व संपन्न किया गया था, समाजवादी किया गया था, पंथ निरपेक्ष किया गया था, लोकतंत्रात्मक गणराज्य किया गया था। राष्ट्र की एकता के स्थान पर राष्ट्र की एकता, ठीक है, राष्ट्र की एकता और अखंडता स्थापित किया गया था। ठीक है, ये था 42वां। तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 और 2 क्या है? सही है। ऑप्शन नंबर 1 और 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। भारतीय संसद का सचिवालय संसद कार्य मंत्री के अधीन होता है, राष्ट्रपति के अधीन होता है, सरकार से स्वतंत्र होता है। ये किसके से होता है? सरकार से स्वतंत्र होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पढ़िए। संसद के प्रत्येक सदनों में सचिवालय के लिए सम्मिलित पदों का सृजन किया जा सकता है। संसद को अपने किसी भी सदन सचिवालय या स्टाफ की सेवा शर्तें विनियमित करने का अधिकार होता है। बिल्कुल सही, दोनों सही। क्या है? दोनों सही हैं। 1 तथा 2 दोनों क्या है? सही है। ऑप्शन नंबर डी। भारतीय संसद की संप्रभुता प्रतिबिंबित करती है किसकी? भारतीय संसद की संप्रभुता किसको प्रतिबिंबित करती है? तो न्यायिक समीक्षा से। ठीक है, न्यायिक समीक्षा, भारत की संप्रभुता न्यायिक समीक्षा। नेक्स्ट 31।
भारतीय संसद का स्वर्ण जयंती समारोह कब मनाया गया था? कब मनाया गया था? स्वर्ण जयंती समारोह कब मनाया गया था? तो 3/5/2002 को। ठीक है, 3/5/2002 को। 13 मई, तो 13 मई को पहला लोकसभा चुनाव हुआ था। ठीक है, इसीलिए स्वर्ण जयंती मनाया गया था। भारतीय संसद के नए संसद नया संसद जो बना है उसका वास्तुकार कौन है? तो उसका वास्तुकार विमल पटेल हैं, विमल पटेल जी। ठीक है, संसदीय समूह, ठीक है, के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? सही है, मतलब यह स्वायत्त संस्था नहीं है। ठीक है, संसद के पूर्व सदस्य इसके सदस्य बन सकते हैं। लोकसभा का उपाध्यक्ष तथा राज्यसभा का उपसभापति के पद उपाध्यक्ष होते हैं। ऐसा है? केवल 3 सही है, केवल तीसरा यही तो सही है, बाकी गलत है। ऑप्शन नंबर 3, केवल 3। नेक्स्ट क्वेश्चन। वह कौन राष्ट्रवादी नेता था जो 1925 में केंद्रीय विधानसभा का अध्यक्ष स्पीकर चुना गया था? स्पीकर कौन चुना गया था भाई? विमल भाई पटेल स्पीकर चुने गए थे हमारे। ठीक है, चलिए यहाँ तक आज समाप्त हो गया है। थैंक यू। थैंक यू वॉचिंग के लिए। मस्त रहिए, खुश रहिए, हंसते रहिए। आज हमने एक और कड़ी समाप्त की, एक कड़ी को और समाप्त कर दिया। 10/7/24 तक आपका पॉलिटी को लगभग ख़त्म कर दिया जाएगा। ठीक है, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, शेयर करिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि वीडियो डाले तो आपके ऊपर डायरेक्ट चले जाए। ठीक है, धन्यवाद।